एक अजीब सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और भारी शोरगुल है। लेकिन जब हम भीड़ को चीर कर एकदम बीच में जाते हैं तो देखते हैं कि जिस चीज को लोग कंधे पर उठाए हुए हैं उसमें कोई जान ही नहीं है। मतलब एक लाश है वो। हाँ बिल्कुल, एक मृत शरीर है। बस एक दिखावा चल रहा है और उस शव के चारों ओर तमाशा हो रहा है। क्या हो अगर वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती है वो अंदर से ऐसे ही पूरी तरह मर चुकी हो। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस भीड़ में शामिल किसी भी इंसान को ये एहसास ही नहीं है कि वे असल में एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। वे उसे ही मतलब उसी तमाशे को जीवन मान बैठे हैं। ये बहुत ही असहज करने वाली लेकिन एकदम सटीक तस्वीर है आज की। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की शुरुआत इसी चुभने वाले विचार से होती है। हमारे पास जो स्रोत है आज वो कृपा शंकर पांडे का लिखा एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख है। इसका शीर्षक है राजनीति कहां सो गई, नीति से सत्ता तक का पतन और पुनरुत्थान की दिशा। जी, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हमें एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। हाँ, मैं वही स्पष्ट करने वाली थी। आज हमारा मिशन मतलब किसी भी राजनीतिक दल, वामपंथ, दक्षिणपंथ या किसी भी विचारधारा का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस लेख के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। हमारा लक्ष्य बस ये अन्वेषण करना है कि क्या राजनीति ने सचमुच अपनी आत्मा खो दी है, और अगर हाँ तो क्या इसे वापस नीति यानी समग्र कल्याण के रास्ते पर लाया जा सकता है। इस लेख की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि ये सतह पर तैरने वाले मुद्दों पर बात नहीं करता, जैसे कौन नेता क्या कह रहा है या कौन सी पार्टी जीत रही है। ये सीधे एकदम जड़ पर वार करता है। जब लेखक आज की राजनीति को एक महान परंपरा का शव कहते हैं तो वो हमें झकझोर रहे हैं कि भाई हम किस चीज को सामान्य मान चुके हैं। तो चलिए उसी जड़ तक पहुंचते हैं। अगर वर्तमान व्यवस्था एक शव है तो हमें ये समझना होगा कि जब इसमें जान थी, मतलब जब ये स्वस्थ थी, तब असल में ये राजनीति कैसी दिखती थी। इसके लिए लेखक ने प्राचीन काल की कुछ परिभाषाओं का सहारा लिया है। उन्होंने शुरुआत राज और नीति शब्दों को अलग अलग करके की है, जो कि हम आज अक्सर एक ही मान लेते हैं, राजनीति यानी बस सत्ता का खेल। बिल्कुल, लेकिन शास्त्रों में नीति की जो परिभाषा है वो है क्षेमार्थे नयनम इति अर्थे नीति। अगर हम इसे सरल हिंदी में कहें तो इसका मतलब है वो व्यवस्था जो मनुष्य को क्षेम, कल्याण और लगातार उन्नति की ओर ले जाए, वही नीति है। क्षेम और उन्नति मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ना। लेख में मुझे याद है नीति के 3 बहुत ही स्पष्ट स्तंभ बताए गए हैं। हाँ, शारीरिक सुरक्षा, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नयन। अब देखिए, शारीरिक सुरक्षा तो समझ में आती है, मतलब कानून व्यवस्था हो गई, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी। लेकिन एक सरकार का मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नयन से क्या लेना देना है? ये तो मतलब बहुत ही व्यक्तिगत चीजें लगती है ना। यहीं पर प्राचीन और आधुनिक सोच का असली अंतर समझ आता है। जरा सोचिए, अगर कोई समाज शारीरिक रूप से सुरक्षित है, मान लीजिए वहां कोई अपराध नहीं हो रहा, लेकिन वहां के लोग भारी तनाव में हैं, असमानता के कारण अंदर ही अंदर कुंठित हैं या उनमें कोई नैतिकता नहीं बची है, तो क्या आप उसे एक सफल समाज कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक खोखला ढांचा होगा। सीधा सा है, अगर आपकी नीति इंसान को अंदर से एक बेहतर संवेदनशील प्राणी नहीं बना रही है तो वो नीति पूरी तरह अधूरी है। और राजनीति का जो असली अर्थ है वो इसी से निकलता है। राजते नीति इत्यर्थे राजनीति, मतलब वो राजकर्म, वो शासन जो इस पूरी की पूरी नीति को लागू करे, उसे सुशोभित करे। लेकिन सवाल वही है, आज वो नीति है कहाँ? लेखक बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं कि वो राजनीति के किसी अंधेरे कोने में बस एक सूखे मृत पत्ते की तरह पड़ी हुई है, जिसे सत्ता के रथ के पहियों ने कुचल दिया है। बाप रे! अगर हम आज की स्थिति को देखें तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे समाज रूपी ट्रेन से कल्याण वाला इंजन ही अलग हो गया है।
बस डिब्बे आपस में टकराकर भारी शोर कर रहे हैं, लेकिन कोई दिशा नहीं है। बहुत अच्छी उपमा है ये, दिशाहीन शोर। हाँ, और ये हमारी आधुनिक राजनीति मुझे तो एक सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह लगती है। मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो लोगों को गुस्से में रखे, उलझाए रखे और बस तमाशा दिखाता रहे, जिसमें एंगेजमेंट तो भरपूर है, लेकिन न्यूट्रिशन या कह लें कल्याण एकदम जीरो है। बिल्कुल जीरो। तो लेखक के अनुसार राजनीति की ये परिभाषा समग्र कल्याण से गिरकर कौन किसको हराएगा या कौन सरकार खरीदेगा, यहां तक कैसे पहुंच गई? इस पतन की गहराई को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही कड़वी और शायद लोगों को विचलित करने वाली तुलना की है। उन्होंने कहा है कि आज की राजनीति एक वेश्या से भी अधिक बदनसीब स्थिति में है। ओह, ये तो बहुत ही तीखा बयान है। मतलब किसी व्यवस्था की तुलना इतने कठोर शब्दों में करना, इसके पीछे उनका असली तर्क क्या है? उनका तर्क पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित है। वो कहते हैं कि एक वेश्या जिसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता, वो कम से कम अपने दुख को जानती है, उसे अपनी त्रासदी और पीड़ा का एहसास होता है। मतलब वो अपनी सच्चाई जानती है। हाँ, लेकिन आज की राजनीति वो इतनी अंधी और संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे अपना खुद का पतन दिखाई ही नहीं देता। और उससे भी बुरी बात यह है कि वो अपने इसी पतन पर जश्न मनाती है। अब आप ही बताइए, जब आप अपनी बीमारी को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेंगे तो इलाज कैसे होगा? ये तो आत्मनिरीक्षण का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना है। आप कह रहे हैं कि राजनीति को अब ये पता ही नहीं है कि उसका मूल काम नीतियां बनाना था, न कि सिर्फ चुनाव दर चुनाव जीतना। और इसके नतीजे तो हम अपने चारों ओर देख ही रहे हैं। विचार की जगह अब पूरी तरह व्यापार ने ले ली है। जहां लोक सेवा होनी चाहिए थी, वहां केवल स्वार्थ और मुनाफे का एक ढांचा काम कर रहा है। और सत्य की जगह तमाशे ने ले ली है। ये बात तो आज के दौर में बहुत ही सटीक बैठती है। आप कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए या कोई राजनीतिक बहस देख लीजिए, वहां कोई नीति या कल्याण की बात नहीं होती। वो तो एक WWE रेसलिंग मैच जैसा लगता है। बिल्कुल, बस सूट बूट पहने लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का तमाशा कर रहे हैं। इस पर लेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत पुराने उद्धरण का जिक्र है कि राजनीति गुंडों का खेल है। हाँ, लेकिन लेखक ने इसे आज के हिसाब से अपडेट भी तो किया है ना? जी, लेखक का मानना है कि अब ये सिर्फ गली मोहल्ले के कुछ गुंडों का खेल नहीं रह गया है। अब ये बाकायदा गिरोहों का खेल बन गया है। गिरोहों का खेल मतलब एक तरह का पूरा संगठित ढांचा? एकदम। गिरोहों का अपना एक पूरा सिस्टम होता है, उनका अपना अर्थशास्त्र होता है। आज की राजनीति बस एक ऐसा ही संगठित गिरोह बन गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा बनाए रखना है। और इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो ये हाई प्रोफाइल गिरोहों का खेल चल रहा है, रोज नए तमाशे गढ़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो असली दुनिया है, जहां आम इंसान रह रहा है, वहां बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, असमानता जैसी समस्याएं एक एक पहाड़ बन चुकी हैं। ये दूरी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? ये दूरी इसलिए बढ़ी क्योंकि वर्तमान राजनीति की जो दृष्टि है वो पूरी तरह से खंड खंड है, बिखरी हुई है। अब देखिए, जब किसी का एकमात्र लक्ष्य अगले 6 महीने में आने वाले चुनाव जीतना हो, तो वो 20 साल बाद आने वाले जलवायु संकट पर ध्यान क्यों देगा? सही बात है, उन्हें तो बस तात्कालिक फायदा चाहिए। बिल्कुल। खंडित दृष्टि वाले लोग समाज की अखंड और जो दीर्घकालिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ छोटे छोटे फायदों के लिए जनता को बांट सकते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। हम एक ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जो अपनी ही बीमारी पर गर्व कर रहा है और असली समस्याओं से एकदम आंखें मूंदे हुए है। अब जब बीमारी इतनी गहरी हो तो जाहिर है कि आप सिर्फ ड्राइवर बदलकर गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा इंजन ही बदलना होगा। हाँ, पूरा इंजन। तो क्या इस लेख में इस नए इंजन का या समाधान का कोई खाका दिया गया है? जी, और यहीं पर लेखक श्री प्रभात रंजन सरकार के दर्शन को सामने लाते हैं। श्री सरकार एक बहुत ही कड़वा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि जहां जनता का कल्याण नहीं हो रहा, उसे राजनीति कहना ही बंद कर दीजिए। वो राजनीति है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो केवल सत्ता की दलाली है।
सत्ता की दलाली मतलब जनता और संसाधनों के बीच में एक ऐसा बिचौलिया जो बस अपना कमीशन खा रहा है। एकदम सही। और श्री सरकार के अनुसार इस दलाली को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि समाज का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनका चरित्र नैतिक हो और जिनका मन आध्यात्मिक हो। नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व। हाँ, क्योंकि अगर नेतृत्व के पास ये नैतिक गहराई नहीं है तो आप दुनिया को कोई भी बेहतरीन संविधान ले आइए, वो व्यवस्था अंततः एक कुशल लूट तंत्र में ही बदल जाएगी। ये सिद्धांत रूप में ये सुनना बहुत काव्यात्मक लगता है कि हमें नैतिक और आध्यात्मिक नेता चाहिए। मतलब प्लेटो से लेकर आज तक हर कोई यही कह रहा है ना कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये एक यूटोपिया या ख्याली पुलाव लगता है मुझे तो। असल दुनिया में जब सत्ता हाथ में आती है तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो लेखक या श्री सरकार इस नीति आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने का कोई व्यावहारिक ब्लूप्रिंट भी पेश करते हैं या ये सिर्फ प्रवचन है? आपका ये संशय एकदम वाजिब है और अक्सर ये दार्शनिक बातें जमीन पर आते आते दम तोड़ी देती हैं। लेकिन इस लेख की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये केवल आदर्शों की बात नहीं करता, ये कुछ बेहद ठोस ढांचागत बदलावों की एक सूची देता है। एक पूरा ब्लूप्रिंट है इसमें। तो जरा उस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। मान लीजिए हम आज ये नीति आधारित सिस्टम लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला व्यावहारिक कदम क्या होगा? सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी कदम शिक्षा को लेकर है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का संचालन पूरी तरह से शिक्षकों और शिक्षाविदों के हाथ में ही होना चाहिए। मतलब राजनीतिक दलों का शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षक भी तो इंसानी ही है ना। उनमें भी अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वे भी भ्रष्ट हो सकते हैं। शिक्षा को राजनेताओं से छीनकर शिक्षकों को देने से रातों रात कोई चमत्कार कैसे हो जाएगा? देखिए, चमत्कार रातों रात नहीं होगा, लेकिन यहाँ बात सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंस की है। इसे आप न्यायपालिका की तरह सोचिए। अच्छा, जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र काम करती है? हाँ, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जज कभी गलती नहीं करते, लेकिन सरकार के सीधे नियंत्रण में ना होने से एक संतुलन बना रहता है। जब राजनेता शिक्षा को नियंत्रित करते हैं तो वे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अपनी विचारधारा के कारखाने में बदल देते हैं। बिल्कुल, वे अपना प्रोपेगेंडा सिलेबस में डाल देते हैं। एकदम सही। तो शिक्षा को स्वतंत्र करने का मतलब है कि आप उस लूट तंत्र के लिए जो नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश हो रहा है उसे रोक रहे हैं। आप एक तरह से वैचारिक गुलामी की पाइपलाइन को ही काट रहे हैं। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब अगर आप दलालों की फैक्ट्री बंद कर दें तो भविष्य में दलाल पैदा ही नहीं होंगे। ये तो हुई शिक्षा की बात। इसके अलावा क्या समाधान है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के बिना तो कोई भी राज्य नहीं चल सकता ना। सही कहा। और इसीलिए दूसरा बड़ा समाधान है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। आज होता यह है कि देश की संपत्ति और संसाधन एक छोटे से हिस्से या कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सिमट जाते हैं और राजनेता इन्हीं कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने हिसाब से नीतियां बनाते हैं। बिल्कुल। तो लेखक का प्रस्ताव है कि आर्थिक फैसले और नियंत्रण पूरी तरह स्थानीय स्तर पर होने चाहिए। पर इससे वो नैतिक नेतृत्व वाली बात कैसे सुनिश्चित होगी? इसके तंत्र को समझिए। जब खजाना एक ही जगह रखा हो तो उसे लूटना या उस पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। एक भ्रष्ट नेता आसानी से पूरे देश के सिस्टम को खरीद सकता है। एक ही चाबी से पूरा खजाना खुल जाता है। हाँ, लेकिन जब आर्थिक शक्ति हजारों स्थानीय इकाइयों में बटी होगी तो आप पूरे सिस्टम को एक साथ ना खरीद सकते हैं, ना लूट सकते हैं। विकेंद्रीकरण उस लूट को बहुत मुश्किल और महंगा बना देता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसके साथ ही इस दर्शन में हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी दी गई है, क्योंकि जब इंसान के पास बुनियादी सुरक्षा होती है तभी वो तमाशे से बाहर निकलकर नीति के बारे में सोच पाता है। बिल्कुल, भूखे पेट तो कोई दर्शन की बात नहीं समझ सकता। अच्छा, ये तो बात हुई इंसानों की, लेकिन आज की राजनीति जिस एक चीज को पूरी तरह अनदेखा कर रही है वो है हमारा पर्यावरण। चुनाव तो हर 5 साल में हो जाते हैं, लेकिन नदियां और जंगल तो सदियों की कहानी है। जी, पर्यावरण की अनदेखी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पेड़ तो वोट नहीं डालते ना। यही वो जगह है जहां
खंडित दृष्टि और अखंड दृष्टि का फर्क एकदम साफ हो जाता है। श्री सरकार के दर्शन में प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा को अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं रखा गया है। मतलब वो मुनाफे से नीचे नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे अर्थव्यवस्था के समानांतर या उससे ऊपर रखा गया है। इसके साथ ही मातृभाषा और स्थानीय संस्कृति की रक्षा को भी बहुत अनिवार्य माना गया है, क्योंकि संस्कृति और पर्यावरण ही वो मिट्टी है जिसमें कोई भी समाज फलता फूलता है। एक गहरी जड़ों वाली सोच है ये। हाँ, और ये दर्शन कहता है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व केवल उन लोगों के पास होना चाहिए जो साधक हों, जो सत्ता के भूखे ना हो, बल्कि जिनमें समाज को कुछ देने की भावना हो। ये पूरा ढांचा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। जब हम आज बाहर देखते हैं, ये विशाल भ्रष्ट अरबों खरबों का राजनीतिक मशीनरी, ये शोरगुल, ये प्रोपेगेंडा, और फिर हम इस आदर्श नीति आधारित व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, तो दोनों के बीच की जो खाई है वो असंभव सी लगती है। ये फासला बहुत बड़ा लगता है। सही बात है। एक आम इंसान जो है, या जो थोड़ा सोचने समझने वाला बुद्धिजीवी है, वो खुद को बहुत ही लाचार महसूस करता है। उसे लगता है कि वो बस एक कलम या एक विचार लेकर इस पूरी तोपखाने के सामने खड़ा है। ये लाचारी की भावना बहुत बहुत स्वाभाविक है, और लेख में भी इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता से छुआ गया है। लेखक बताते हैं कि आज के जो शुभ बुद्धि वाले लोग हैं, मतलब जो समाज का सच में भला चाहते हैं, वे अक्सर हताश हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरे पास न पैसा है, न बाहुबल है। हाँ, वे सोचते हैं कि मैं तो बस लिख सकता हूँ या ज्यादा से ज्यादा बात कर सकता हूँ। वे अपने विचारों को, अपनी आवाज को बहुत छोटा समझने लगते हैं। बिल्कुल। और आज के इस 15 सेकंड की रील्स वाले दौर में, शोर शराबे वाले दौर में, किसी को भी लग सकता है कि क्या मेरा एक लेख या मेरी एक गहरी चर्चा इस गिरोह के खेल को रोक पाएगी। तो फिर इस निराशा को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर लेखक इस हार मान लेने वाली सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि विचार साझा करना, लिखना या सवाल पूछना ये कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर बड़ी क्रांति, हर व्यवस्था परिवर्तन बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि एक विचार, एक शब्द या एक लेख से ही शुरू हुआ है। क्या बात है! मतलब वो विचार ही वो वायरस है जो इस मृत व्यवस्था के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है। एकदम सटीक कहा आपने। आप जो आज कलम चला रहे हैं या जो ये चर्चा कर रहे हैं, वो कोई मामूली योगदान नहीं है। वो इस घने अंधकार को चीरने वाली पहली चिंगारी है। जरा सोचिए, जब तक वो चिंगारी नहीं होगी तब तक जंगल की आग कैसे भड़केगी? शुरुआत तो किसी एक को करनी ही होगी। हाँ, और लेखक स्पष्ट करते हैं कि राजनीति को वापस नीति से जोड़ने का ये काम कोई राजनीतिक दल कभी नहीं करेगा। ये काम बुद्धिजीवियों और जागरूक लोगों को ही करना होगा, जो समाज में एक नई आध्यात्मिक और वैचारिक चेतना भर सकें। तो ये लाचारी छोड़कर अपनी असली ताकत पहचानने का समय है। मैंने देखा कि लेख का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली कविता के साथ होता है। मुझे लगता है कि उस कविता के बिना ये चर्चा पूरी नहीं होगी। क्या आप उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। लेख के अंत में जो पंक्तियां दी गई हैं, वे कुछ इस प्रकार हैं। भिक्षा पात्र फेंक दो हाथों से, तेरे स्नायु बड़े बलशाली, अभी उठेगा प्रलय नींद से, जरा बजा तू अपनी ताली। इसके शब्द बहुत गहरे हैं। ये वास्तव में एक आह्वान है। भिक्षा पात्र फेंक दो का मतलब है कि इस सत्ता और इन गिरोहों के सामने दया मांगना या ये उम्मीद करना कि वे तुम्हारा कल्याण करेंगे, ये सब छोड़ दो। इंसान के स्नायुओं में, यानी उसकी नसों और मांसपेशियों में बहुत बल है। और वो जो प्रलय नींद का जिक्र है, उसका क्या अर्थ है? प्रलय नींद ये वो नींद है जो समाज को सीधे विनाश की ओर ले जा रही है। ये कविता कह रही है कि अपनी अज्ञानता और लाचारी की इस विनाशकारी नींद से जागो, अपनी ताकत को पहचानो, आवाज उठाओ, मतलब अपनी ताली बजाओ और इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दो। रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश है ये। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हम जिस चीज को राजनीति समझकर रोज उसका तमाशा देख रहे हैं, वो दरअसल एक ऐसी व्यवस्था का शव है जिसमें से नीति यानी लोक कल्याण की आत्मा बहुत पहले ही निकल चुकी है। बिल्कुल, एक आत्माहीन ढांचा रह गया बस। हाँ, और अगर हमें न केवल एक समाज के रूप में बल्कि मानवता के रूप में जीवित रहना है और आगे बढ़ना है,
तो हमें इस सत्ता की दलाली को उखाड़ फेंकना ही होगा। हमें वापस नीति को, इंसानियत की उस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को फिर से केंद्र में लाना होगा। और ये शुरुआत कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये शुरुआत हमारे और लोगों के सवालों से, विचारों से, और सबसे जरूरी बात, इस तमाशे का हिस्सा बनने से इनकार करने से होगी। सही कहा आपने, इनकार करने से। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे मन में लगातार पनप रहा था। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जी, बताइए, क्या सवाल है? लेखक ने कहा है कि हर महान बदलाव की शुरुआत एक विचार, एक शब्द से होती है, और ये सच भी है। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जहां ध्यान भटकाने के लिए इतना भारी शोर है, जहां झूठ और तमाशा ही सबसे ज्यादा बिकता है, और जहां ये गिरोहों का खेल आम इंसान के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका है, वहां ये सोचने वाली बात है, क्या ये वैचारिक और आध्यात्मिक जागरण शांतिपूर्ण तरीके से लेखों और चर्चाओं के माध्यम से आम लोगों तक अपनी जगह बना पाएगा? या फिर क्या हमारे समाज को नीति और असली कल्याण की कीमत तब समझ आएगी जब ये वर्तमान आत्माहीन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराकर अपनी ही भ्रष्टाचार और पतन के भारी बोझ तले टूट जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला प्रश्न है। हाँ, मतलब क्या हम एक नया घर बनाने के लिए वैचारिक ईंटें जोड़ेंगे, या हम पहले उस पुरानी सड़ी हुई इमारत के पूरी तरह ढह जाने का इंतजार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल में खोजना है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों को अपने भीतर गूंजने दें और याद रखें, तमाशे के भारी शोर में नीति की शांत आवाज को पहचानना ही सबसे बड़ी क्रांति है।